नाज़रीन वेलकम बैक। बात को आगे बढ़ाते हैं। क्लास साहब, जुडिशल कमीशन जो था वो भी तो इमरान खान नवाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी कामयाबी थी। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट का आना और उसमें जो है एक तरह से मोहर सबत कर दी उन्होंने 2013 के इलेक्शन। मेरा ख्याल है कि जो इमरान से फिर टाइमिंग का प्रॉब्लम है इस जुडिशल कमीशन पे भी। आपको याद होगा कि जब उन्होंने बुलाया था, जनरल रहील ने बुला के ऑफर की थी कि मैं बनवा के देता हूँ 4 शराइत, जो उन्होंने कहा जी मैं बनवा देता हूँ। अगस्त सितंबर में 2000 जो रात को धरने के वक्त उन्होंने बुलवाया था, उस पर उन्होंने कहा था वज़ीर आज़म ने मुझे कहा कि मैं बैठ के आर्बिट्रेशन करवाऊँ, तो इमरान खान साहब जिद करके वहाँ पे। हालांकि मेरा ख्याल अगेन टाइमिंग के इशू, इमरान के सारे इशू जो है पोलिटिकल टाइमिंग के हैं। आप अगर मिलने जा रहे हैं, पहले तो अगर उसमें जमहूरियत पसंद कहेंगे कि आपको जाने नहीं चाहिए था, आप चले गए, आपने GHQ में चले गए। तो मेरा ये ख्याल है, उस वक्त बहुत सारे लोगों का ख्याल था, इमरान के बड़े करीबी लोग भी आज ये बात मानते हैं कि हमने भी मशवरा दिया था कि आर्मी चीफ अगर आपको ये कह रहा है कि 4 शराइत आपकी मैं मनवा के देता हूँ इंक्लूडिंग जुडिशल कमीशन, हाँ तो इमरान खान को मान लेना चाहिए था। खान साहब फिर वहां पे डट गए, लटकाया इन्होंने, नहीं अड़ गए, डट नहीं गए, समझ नहीं सके, वो नहीं ग्रास्प नहीं किया इन्होंने। अब जब आपने एक अगर वेदर वी लाइक इट और नॉट, आप उस पाकिस्तान में एक आर्मी जनरल को रिफ्यूज करेंगे जी मैं तो आपकी ये बात नहीं मानता, तो आर्मी जनरल भी सोचा होगा कि मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ कि मैं यहाँ पे इमरान खान साहब को सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी 4 बातें मान ली जाएं कि 5वीं जो उसकी रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं वो अभी उसकी रिपोर्ट आने जुडिशल कमीशन के, फिर देखते हैं। तो ये तो मेरी एक बात मानने को तैयार नहीं, तो मैं क्यों जाके नवाज शरीफ साहब पे दबाव डालूं कि वो तमाम शराइत माने जो खान साहब बनवाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल आर्मी के लिए नवाज शरीफ साहब ज्यादा उस दिन के बाद आर्मी को भी समझ आई होगी कि जिद्दी है, कि ये जिद्दी है, ये किसी की बात नहीं मानते, अगेन इनमें फ्लेक्सिबिलिटी के इश्यूज हैं, ये किसी में कोई अच्छे मुज़ाकरात नहीं कर सकते। लिहाजा उस दिन के बाद मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब हैं वो थोड़े से डंप हुए हैं, और जो मिलिट्री ने एफर्ट्स किए हैं कि हमारी इसी बात में क्या इमरान खान साहब का एक फेलियर ये भी है कि अमेरिका ने और जो मगरबी दुनिया है और वहाँ का जो मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं देखा है, या वो उनको मगरब के ख़िलाफ़ समझते हैं तालिबान की वजह से, उनकी स्टेटमेंट्स की वजह से। वो समझते हैं कि इमरान खान साहब एक क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन है, कोई जहांदीदा स्टेट्समैन किस्म के सियासतदान नहीं है, और इमरान को अपना इमेज ठीक करने की ज़रूरत है। मुझे एक बात का दुख हो रहा है आज कि मुझे आपकी बहुत सारी बातों से एग्री करना पड़ रहा है, मतलब एक उसके तौर पर। लेकिन अब बात तो यहीं पे, जब इमरान खान ये कहेगा उस पर टीवी इंटरव्यू में, मेरा हमारे दोस्त शाहिद कामरान के उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, दुनिया टीवी पे प्रोमो भी चलता रहा है, कि जब उनसे उन्होंने एक सवाल पूछा 2013 के इलेक्शन से पहले कि सर ये बताएं अगर आप वज़ीर आज़म बन गए तो आप ड्रोन कैसे रुकवाएंगे। अब इमरान ने जो जवाब दिया ये बिल्कुल डेवस्टेटिंग मेरा ख्याल है उनका जवाब था। कुछ समझदार सियासतदान जो है इस तरह का जवाब कम से कम उस टीवी कैमरे पर ना देता। एक तो पहले आपको वो कहते हैं हाइपोथेटिकल सवाल के, इस तरह के सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए, टाल जाना चाहिए। उन्होंने सीधा जवाब दिया, उन्होंने कहा जनाब कि अगर मैं वज़ीर आज़म बन गया तो मैं फ़ौज को कहूँगा कि ये जो ड्रोन आ रहे हैं अमेरिकन, आप इसको गिरा दें। मेरा ये ख्याल है उसके बाद फ़ौज डर गई है आपका नेटो डरा है, अमेरिकन डरे हैं, उसको यूरोप। हालांकि वो कर ऐसा नहीं सकते थे, अगर वो हाइपोथेटिकली प्राइम मिनिस्टर होते तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। कहने में क्या है कि फौरी तौर पर आपका GHQ डर गया कि जनाब ये कोई पाकिस्तान में कोई उसमें मुल्ला उमर टाइप बंदा पैदा हो गया है, कोई सद्दाम हुसैन जैसा पैदा हो गया है, तो ये तो कल को अगर आपने उसके साथ 52 मुल्कों की फौज बैठी हुई है, आप ये कह रहे हैं कि हम ड्रोन करवा लेंगे। चलो बेसिकली मौके की नज़ाकत को वो नहीं समझ सकते, उनकी जजमेंट जो है वो ठीक नहीं है, और बहुत सारे दुश्मन वो बैठे मेरा ख्याल। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो सियासी कामयाबी है, उनका जो एक असर रसूख में इजाफा हुआ है, उसका सारा का सारा ताल्लुक क्या इमरान खान के फेलियर्स के साथ है? ये खुद नवाज शरीफ साहब हैज़ प्लेड दिस इनिंग ब्रिलियंटली। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स उनके सामने आ रहे हैं, मेट्रो, ऑरेंज लाइन, ये सब चीज़ें भी तो है ना सामने। इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, इसहाक डार साहब की जो एक परफॉर्मेंस पे मसलसल IMF से उनको बेल आउट मिल जाता है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें भी हैं। बेल आउट से शुरू करते हैं। बेल आउट पे तो बड़ी खौफनाक एक उस पर थ्योरी आ रही है ना कि आपके पाकिस्तान के 90 अरब डॉलर के कर्जे करके फिर आपको उसके बाद वो डिक्लेयर कर देंगे बैंकक्रप्ट का। $7 बिलियन आपने उनको वापस करने होंगे हर साल सूद की मद में। ये आपको अब 2018 तक, ये मैं बात नहीं कह रहा डॉक्टर हफीज़ पाशा जैसे, और बहुत सारे लोगों ने आखिर रिकॉर्ड पे किए कि पाकिस्तान का जो आपकी फॉरेन बोरोइंग है जितनी तेज़ी से कर रहे हैं, जितने महंगे कर्जे ले रहे हैं, जो ही $90 अरब होंगे उसके बाद $7 बिलियन तो क्यों कर रहे हैं? अगर ये बेवकूफ़ी है क्या? सर एक चीज़ मेरा ख्याल है इन्होंने शुरू में कोशिश की थी थोड़ी सी आके आप कह सकते हैं रिफॉर्म्स करने की। इसहाक डार साहब ने एक स्टेज पे उन्होंने भी पीपल्स पार्टी वाला काम किया कि जनाब बारोइंग करते जाओ, यहाँ डेवलपमेंट के अब प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू करते जाओ, अपने फॉरेन रिजर्व जो हैं अब वो शो कर रहे हैं, उसमें दुनिया का वहद मुल्क होगा जो बारो करके अपने फॉरेन अपने जो उनके
रिजर्व्स हैं उनको ऊपर लेके बड़े फख्र से कहते हैं, मुबारकबादें देते हैं कि हमारे 20 अरब डॉलर से बढ़ गए, ये कर्जे लेके हम उनको बेहतर करें। उसका नुकसान ये हो रहा है कि आप जितने महंगे कर्जे ले रहे हैं, 46 बिलियन डॉलर को देख लें जो चाइना का आ रहा है, आप हमें कहते रहे कि चाइना सरमायाकारी कर रहे हैं। भाई अगर मजबूरी चाइना की है कि उसने गवादर तक जाना है, अपना माल पहुंचाना है, तो उसको कहें चाइना को कि वो सड़क बना के खुद दे। आप उल्टा उनसे पैसे लेके और लोन भी हम ले रहे हैं, सड़क भी वो बना रहे हैं, फायदा भी बिजनेस को, अगर उसका बिजनेस का चाइना को होगा। सो ये अगर आपने इस तरह का सिपैक का आपने बनाना है तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए ये उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना चाइना के लिए हो रहा है। आप चाइना को कहते हैं कि 46 बिलियन डॉलर है, आप BOT करो, बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर, आप यहाँ सड़कें बनाओ, उस पर जो भी आपको चुंगी मिलेगी, आपको टोल प्लाजा के पैसे मिलेंगे, आप इकट्ठे करो। सो 46 बिलियन डॉलर एक एडिशनल आपने हमारे ऊपर लोन डाल दिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसका सारा फायदा बिजनेस वाइज वो चाइना को होने है। अच्छा, कराची की जो सिचुएशन है उसकी जो बेहतरी हुई है, क्या कराची एक चैलेंज है 2016 में नवाज शरीफ साहब के लिए? सर, जो मैं आपको पहले सवाल का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था आपका, उसमें जवाब दे दूं कि नवाज शरीफ साहब इसलिए भी स्ट्रेंथन उनकी ज़्यादा आपको नज़र आती है कि पीपल्स पार्टी वीक हुई है। पीपल्स पार्टी पे जितने करप्शन के एलिगेशंस हैं, जितनी ये कंप्रोमाइज्ड हुई है, कराची पे डॉक्टर आसिम हुसैन के मसले पे इतनी उसमें बदनाम हुई है, बल्कि वो कहते हैं इन्हें एक तरह का नवाज शरीफ के सामने बिल्कुल सरेंडर कर दिया, उससे अपोजिशन वीक। इमरान खान जैसे हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, वो टीवी उस शोज में तो रोला डाल लेते हैं, वो पब्लिक में भी जाकर गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की हद तक वो अंदर कोई रोल अदा नहीं कर सके इमरान खान साहब। वो तो जाते नहीं है पार्लियामेंट में। उस दिन कह रहे थे मैं क्या करने जाऊँ, अगर आपने क्या करने नहीं जाना तो फिर आप पार्लियामेंट में तो आपने माना कि कोई भी पार्लियामेंट को सीरियसली नहीं लिया ना, किसी ने भी नहीं लिया। नवाज शरीफ साहब सीरियसली नहीं ले रहे, हमजा शहबाज उसको सीरियसली नहीं ले रहे, इमरान खान सीरियसली नहीं ले रहे, अब तो महमूद खान इवन पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी का 1 पॉइंट एजेंडा रहेगा। इतनी बड़ी बदकिस्मती है मुहित कि अब हम इसको डिस्कशन में भी नहीं ला रहे। आप अंदाजा करें, पिछले हमारी 10-15 मिनट से गुफ्तगू हो रही है कि पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी जमात जो अभी भी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रखती है उसमें हाउस में नंबर्स वाइज, हम उसको डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है कि ये अपोजिशन का रोल अदा करने की पोजीशन में अगेन उसमें नहीं रही। और ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जब किसी पार्लियामेंट को आपके इंस्टीट्यूशंस, आपका नैब आपको आके अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पा रहा, आपकी FIA नाकाम हो रही, अदालतें इतना मेरा ख्याल एक्टिवली वो काम नहीं कर सके जो उन्हें करना चाहिए था, उसके बाद आ जाता है पार्लियामेंट में कितने 2016 के प्राइम मिनिस्टर के चैलेंजेस क्या है, नवाज शरीफ के और पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या है सियासत के? सर, ये मुल्क में हम तो यही सुनते हैं जब से हमने होश संभाला है कि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा मुश्किल दौर है, ये डिफाइनिंग मूवमेंट है, ये इसको पता नहीं कैसे होगा। तो 2016 में मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब जितने स्ट्रांग हो रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आप पार्लियामेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, आप उसको अहमियत नहीं देंगे, आप जो मैं बार बार कह रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी का टूल्स आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आपकी जमहूरियत को खतरात रहेंगे। और मियां साहब, अगर अपोजिशन इसी तरह से कमजोर रहेगी, वो तो कमजोर रहेगी क्या भाई? पीपल्स पार्टी नहीं इमर्ज कर सकती, पीपल्स पार्टी में कैपेसिटी नहीं। तो क्या तहरीक इंसाफ का कोई चांस है 2016 में बेहतर मादरत के साथ लोधरा के इलेक्शन में जहांगीर तरीन साहब वो जाती विक्ट्री जैसे आप अभी कह रहे थे, आपने बात की थी, वो उन्होंने जहांगीर तरीन की जाती विक्ट्री है। और इमरान खान भी पॉलिटिक्स में वही कर रहे हैं आजकल, अल्लाह के फजल से। वो कहते हैं ना, डू इन द रूम एज द रोमन्स डू, वो भी वही रिवायती सियासत का शिकार हुए हैं। वहीं पैसा भी लग रहा है, क्लाउड भी लग रहा है, बाकी भी उसमें हथकंडे उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खान साहब को जो कंपैरेटिव उनको एडवांटेजेस थे अगेन दूसरी पार्टीज के, वो ऐसा खत्म हो चुके हैं। अगर आपको खान साहब को मशवरा देना हो, इमरान खान साहब को, तो क्या मशवरा देंगे? एक कामयाब आदमी को और उसको हीरो टाइप आदमी को कभी मशवरे नहीं देने चाहिए, मेरा ये ख्याल। जिनको लाखों लोग सुनते हो ना, आप और मैं अगर इतने समझदार होते तो लाखों लोग हमें फॉलो कर रहे होते। सो कामयाब आदमी को कभी भी मुझे जिंदगी में मशवरा नहीं देना चाहिए। वो आपको सुन तो लेगा लेकिन अंदर मुस्कुरा रहा होगा कि यार ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं कि ये बैठ के हमें मशवरा। अभी तो आप मान रहे हैं कि इमरान खान कामयाब नहीं हुए इस वक्त? सर, मैं जाती तौर पर हीरो है ना, एक हीरो वर्शिप तो है, फॉलोइंग तो है इमरान का, वेदर वी लाइक इट और नॉट। उनको 80 लाख बंदे, अच्छा, वो तो नहीं सुनेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगे? वो तो पब्लिक हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनको तो मशवरा उनके बारे में किसने कहा था? पता नहीं शाहीन सबाई का कोड था या पता नहीं किसका बड़ा खूबसूरत कोड था। नवाज शरीफ और बीबी के बारे में किसी ने कहा था कि उन्होंने कहा था जनाब एक को समझ नहीं आती, दूसरी सुनती नहीं है। तो सेम वाला हिसाब यहीं पे हो चुका है इमरान खान साहब पे, और नवाज शरीफ साहब पे भी ये कुछ कहा सकता है कि जनाब एक सुनने को तैयार नहीं है, दूसरे को समझ नहीं आती। अगर ये चीज़ें, अगर इमरान खान अपना पॉलिटिकल रोल एक्टिव कर लेते पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने पार्लियामेंट की बेतुकरी इतनी खुद कर दी है कि अब उनके मेंबर्स भी सीरियस नहीं लेते। मास ये जो अच्छी चीज़ हुई है पार्लियामेंट में PTI की तरफ से, 2-3 लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगा, इतनी नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। एक तो असद उमर जो हैं, एक न्यू फाइंड है, आए हैं, उन्होंने बड़ा एक्टिव रोल अदा किया है। उसके बाद आरिफ अलवी को मैं देखता हूँ कि अगेन कंपेरेटिवली वो उसमें बेहतर हैं। अच्छा, मुराद सईद को हमने देखा था शुरू के दिनों में, वो बड़े अच्छे सामने आए थे। अदरवाइज इनके 30-32 लोग जो आपको TV चैनल्स में नज़र आ जाएंगे,
वहाँ पे सूरतें पढ़ते हुए, वहाँ पे कलमे पढ़ते हुए, वहाँ पे आके दीगर चीज़ें करते हो, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इनकी परफॉर्मेंस, इनकी कमेटीज़ के अंदर वो बिल्कुल नहीं है। और इसका पूरे का पूरा फ़ायदा नवाज शरीफ साहब उठा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी डाउन, इमरान खान साहब को इंटरेस्ट नहीं रही, तो वो कहते हैं ना, उसके बाद पंजाबी का मुहावरा जिस पर मैं कंक्लूड करूँगा अपना आर्गूमेंट, कहते गलिया हो जाए सुनिया बिच मिर्जा जार फिरे, तो मिर्जा जार फिरे इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासा साहब। बात यहाँ तक पहुँची कि 2015 में हमने देखा कि पार्लियामेंट जो है वो हमें कमज़ोर नज़र आई है, वज़ीर आज़म हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आए हैं, अपोजिशन हमें बहुत कमज़ोर नज़र आई है। अब देखना यह है कि 2016 में क्या अपोजिशन जो है वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कोई सियासी चैलेंज थ्रो कर सकती है, क्या पार्लियामेंट हमें मजबूत होते नज़र आती है। ये दो बुनियादी चैलेंजेस हैं। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें पाकिस्तान के हवाले से तालिबान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही अहमियत के हामिल है। उस पर क्या हुआ और आगे क्या एक्सपेक्टेड है आफ्टर द ब्रेक।